माइक्रोब्स पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है, खत्म करें ताकि 12th पार्ट मैं जो पढ़ाता हूं वो क्लोज हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स सिर्फ 2 टॉपिक के बनाएंगे इस चैप्टर के अंदर, एक है बायोगैस प्रोडक्शन और एक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो समझने वाला है। सही है, अभी सुनिए। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है, पिंक कलर से चैप्टर का नाम लिखते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, सही है आशीष, पढ़ते चलो। मैं हाँ बिल्कुल कोटा से करवाए भाई, है ना। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखो भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसकी बात करते हैं। आ जाओ बच्चों। देखिए सर बच्चों, अब समझिए जरा, है ना। शुरुआत करते हैं यहां से, रिवीजन। आज एक वैसे बच्चों वीडियो आ रहा है, उसको एक बार देख लेना, मैंने टेलीग्राम में वैसे डाला था, उसका वो प्रोमो आया था। आज वीडियो एक आएगा, उसको जरूर देखना। बैकलॉग के लिए बहुत अच्छा सजेशन दिया है मैंने, एक बार देखना जरूर उसको, है ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। बैकलॉग है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, 300 आ रहे हैं तो 300 से ज्यादा नंबर कैसे लाने, उन सब पर बहुत डिटेल में बात की है मैंने, ठीक है। अरे बाबा नोट्स नहीं बनाने, कितनी बार बोलूं, 2 टॉपिक के बनाना, एक है सीवेज ट्रीटमेंट और एक बायोगैस, ठीक है। टॉपिक का ही है बच्चे, यूट्यूब पर कैरियर विल नीट पर आएगा, है ना। ठीक है, चलो बच्चों आ जाइए। यहां पर शुरुआत करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं। अरे बताया तो था टेलीग्राम आईडी, एमकेजी सर, वो सॉरी, एमकेजी पीडिया नीट देख लेना, एमकेजी पीडिया फॉर नीट मिल जाएगा, एमकेजी पीडिया फॉर नीट ये मिल जाएगा। चैनल के आखिरी के 2-3 मैसेजेस में देखना, एक लिंक होगा जिसमें चैट ग्रुप का भी लिंक लगा हुआ है, वो देख लेना। वहां पर डाउट हो वो डाल सकते हो, बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी मैं बता देता हूं किसी से नहीं बना तो, है ना। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का ही नाम है, ठीक है बच्चों। देखिए अब बात करते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं ना बच्चों, धरती में हर जगह मिलते हैं। अरे एकांश लड़ते हैं तो मैंने अभी शांत कराया ना यार, वो तो अब कभी कभी कर ही देते हैं लोग गलती, है ना। ठीक है, वो मैं ध्यान दूंगा उन चीजों का, इनको थोड़ा और समझाएंगे यार, बच्चे हैं सब सीख जाएंगे, है ना। ठीक है। सुनील बेटा तू तो एक बार मैसेज डाल दे चैट ग्रुप में, मैं अटैच कर दूंगा एनसीईआरटी, ठीक है यार, इतने सारे काम होते हैं ना, सब रह जाता है, ठीक है। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला दोनों वाला भी, है ना। ठीक है, चलिए तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ने जा रहे क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब ह्यूमन वेलफेयर में एनसीईआरटी कहती है माइक्रोब्स हर जगह मिलेंगे, माइक्रोब्स हर जगह मिलेंगे, सॉइल में, एयर में, वाटर में, हर जगह मिलेंगे। सही है, हर जगह मिलेंगे, ऐसी जगह मिलेंगे जहां कोई भी नहीं मिलता। हाई टेम्परेचर 100 डिग्री के पर मिल जाएगा, बर्फ के नीचे मिल जाएंगे, मतलब हर जगह मिलेंगे। माइक्रोब्स में बच्चों, माइक्रोब्स चैप्टर की शुरुआत पीले रंग से, है ना। माइक्रोब्स एनसीईआरटी कहती है ये डाइवर्स होते हैं, तरह तरह के होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, प्रोटोजोआ आ जाएंगे, है ना, प्रोटोजोआ आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आ जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक प्लांट का मतलब बच्चों एल्गी, है ना, छोटे छोटे पौधे, माइक्रोस्कोपिक एल्गी आ जाएंगे। इसमें वायरसेस हैं, विरोइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, माइक्रोब्स में। इसके आगे एनसीईआरटी लिखती है बच्चों, इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है एनसीईआरटी, कि ये जो बैक्टीरिया और फंजाई है ना, ये ना कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कॉलोनी बना लेते हैं।
कॉलोनी तो क्लियरली नेकेड आइज, खुली आंखों से दिख जाएंगे, है ना, खुली आंखों से दिख जाएंगे, नेकेड आई से कॉलोनी दिख जाएगी। जहां पर ये चैप्टर शुरू हुआ है उसके अगले पेज में देखोगे तो बॉटम में 2 प्लेट बनी है, एक में व्हाइट कलर की कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी, एक हरे रंग की कॉलोनी है, वो फंगस की कॉलोनी है। मतलब लेबल करने को नीट में आ जाए तो व्हाइट जो डॉट डॉट बने हैं वो बैक्टीरियल कॉलोनी है, सही है, और जो ग्रीन कलर की कॉलोनी है वो फंगस की कॉलोनी है। हाँ, वो बैक्टीरियोफेज की लेबलिंग में थोड़ा सा अलग है, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला सही मानना, ठीक है तनवीर, ठीक है बच्चों। अब बारी आती है, नीट में यह भी सवाल आ सकता है किसको कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वायरस, विरॉइड और प्रियॉन, इनको कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसे? वायरस को, विरॉइड को, प्रियॉन को। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा होस्ट सेल चाहिए, तब मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अब आते हैं बच्चों मेन टॉपिक में। माइक्रोब्स हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है, हमें यूज देखना है। तो पहला यूज माइक्रोब्स में देखना है इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर की चीजों में क्या उपयोग है माइक्रोब्स का। पहला है कर्ड, दही बनाने में। तो माइक्रोब्स का यूज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर की चीजों में। बाद में पढ़ेंगे इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो पहला है बच्चों कर्ड। ये जो कर्ड है, दही है, इसमें एनसीईआरटी लिखती है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और जो दूसरी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है और जो दूसरी बैक्टीरिया है जो मिल्क में ग्रो करती हैं और मिल्क को कर्ड में बदलती है, मिल्क में ग्रो करती हैं और मिल्क को कर्ड में बदलती हैं। ऐसी बैक्टीरिया को हम LAB कहते हैं। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सही है। विरॉइड बच्चे डायवर्सिटी में पढ़ोगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं ये, इनमें प्रोटीन नहीं होता, सही है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े होते हैं विरॉइड, और इसी तरह प्रोटीन के टुकड़े होते हैं प्रियॉन। ये सब कहां पढ़ोगे? डायवर्सिटी में, वायरस वाले पार्ट में, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, जब दही बनाना है तो क्या करते हैं? फ्रेश मिल्क ले लिया, इसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं। ये जो थोड़ा सा कर्ड डाल रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो डाल रहे हो, ये जो थोड़ा सा दही डाल रहे हो, इसे बच्चों कहते हैं स्टार्टर या इनोकुलम। अरे भाई, थोड़ी सी दही डाल देते हैं, है ना। ये दही जो थोड़ा सा डाल रहे हो ना आप, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी चल रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखें, दूध में थोड़ी सी दही डाल दें, जिसे स्टार्टर या इनोकुलम कहेंगे, राइट। और ये जो दही डाल रहे हो थोड़ा सा, इसमें मिलियंस ऑफ, तो देख लो ऋतिकेश अपने हिसाब से, ना, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। इसको प्रॉपर टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करने दो। प्रॉपर टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? पता है क्या होगा? ये जो मिल्क शुगर होता है, मिल्क शुगर जो लैक्टोज होता है, उसका फर्मेंटेशन से बन जाता है लैक्टिक एसिड। दही कैसे बनता है वो बता रहा हूं। मिल्क शुगर से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। कौन बनवाएगा? यही बैक्टीरिया। अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बना बच्चों, ये मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन करा देता, मतलब क्लॉटिंग करा देता है। कोगुलेशन करा देता है मतलब क्लॉटिंग करा देता है। और पार्शियल, फुल डाइजेशन नहीं बच्चों, क्वेश्चन यहीं से गलत होगा। फुल डाइजेशन नहीं, पार्शियल डाइजेशन करा देगा मिल्क प्रोटीन का, और लो बन गया दही। चलो एक बार दोबारा दही बनाने की प्रोसेस समझते हैं। दूध में थोड़ी सी दही डाला, जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर टेम्परेचर प्रॉपर 35 से 40 डिग्री पर रख दिया,
मल्टीप्लाई करने दो बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया ने मिल्क शुगर से लैक्टिक एसिड बना दिया, लैक्टिक एसिड ने क्या किया, मिल्क प्रोटीन की क्लॉटिंग करा दिया, फुली डाइजेस्ट नहीं किया, याद रखना, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, क्या बन गया, दही। प्लस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट पार्शियली कर दिया, दही बन गया। प्लस बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है, दही तो बन गया लेकिन इसमें विटामिन B12 कंटेंट भी बढ़ जाता है, विटामिन B12 कंटेंट भी बढ़ जाता है। सही है, विटामिन B12 भी बढ़ जाता है। सेम है बच्चे, मार्केट वाला घर वाला सब एक जैसा ही, विटामिन B12 कंटेंट बढ़ जाता है। मतलब 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर रखते हैं लगभग, ठीक है। अब बच्चों ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने दही बना दिया, अच्छी बात है। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, एनसीईआरटी कहती है, ये हमारे स्टमक में बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? ये जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब होते हैं ना, बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब होते हैं उनको चेक कर देते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको मार देते हैं। तो हमें बीमारी वाले माइक्रोब से भी बचाते हैं ये बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये दही की बात हो गई, ठीक है। चलिए, तो दही तो बना लिया, चलो चीज की बात करते हैं। दूसरा है बच्चों हाउस होल्ड प्रोडक्ट में दूसरा चीज। एनसीईआरटी कहती है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसको बनाने में माइक्रोब का यूज हुआ था। अभिषेक जी पूछ रहे कितने लेक्चर लगने वाले हैं। अभिषेक तुझे क्या लगता है कितने लगने चाहिए? अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लांट फिजियो हो सकता है स्टार्ट हो जाए या क्लोज तो हो ही जाएगा हर हाल में, ठीक है। तो 12th में जो जो मैं पढ़ाता हूं वो सारा हो चुका होगा, मॉड्यूल 9 और 10 टोटल खत्म। अब हम प्लांट फिजियो की तरफ बढ़ेंगे अगले की अगली क्लास से। विटामिन B12 बच्चे पहले से राजकुमार था मिल्क में, अब उसका कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, चीज की बात करते हैं। देखो बच्चों, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसको बनाने में माइक्रोब यूज किया था वो क्या है? चीज है। फ्रिज में जल्दी नहीं बनता ना, इसीलिए फ्रिज में रख देते हैं। तो पहले बाहर टेम्परेचर में रखते हैं, बाद में फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो अब मैं बोल रहा हूं चीज है ना बच्चों, ढेरों टाइप की होती है, लगभग 400 प्रकार की चीज है, लगभग 400। अंतर क्या उनमें? उनके टेक्सचर का, उनके टेक्सचर का, फ्लेवर का, टेस्ट का अंतर होता है। लेकिन ये फ्लेवर टेस्ट में अंतर कैसे आता है? कौन सा माइक्रोब यूज किया फॉर फर्मेंटेशन, इनको बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज किया, उससे टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट में अंतर आता है। और माइक्रोब्स का यूज करके फर्मेंटेशन जब कराते हैं ना, इस प्रोसेस को कहते हैं राइपनिंग। क्या? राइपनिंग कहते हैं। चीज को देखो, दूध को फाड़ दिया है ना, इसके बाद जो बना उसको क्या करते हैं, किसी माइक्रोब के साथ रखते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ताकि उसको फ्लेवर मिल जाए। तो ये जो माइक्रोब के साथ रखा ना, ताकि उसे कोई फ्लेवर मिल जाए, इसे कहते हैं राइपनिंग। तो चीज बच्चों लगभग 400 प्रकार की है। मैं इन सभी को 3 हिस्से में बांट रहा हूं, सॉफ्ट चीज, सेमी हार्ड चीज और हार्ड चीज। देखो जरा, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं। पहला बता रहा हूं सॉफ्ट चीज। सॉफ्ट चीज में सबसे ज्यादा पानी होगा। पानी का परसेंटेज नहीं याद रखना है, मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं याद करना है। आप याद करना, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर सॉफ्ट चीज में होगा, सही है। और इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं सॉफ्ट चीज का, कैमम्बर्ट चीज, कैमम्बर्ट चीज। और इस चीज को की राइपनिंग के लिए, इस चीज की राइपनिंग के लिए, इसको फ्लेवर देने के लिए माइक्रोब कौन सा यूज हुआ? माइक्रोब यूज्ड, कौन सा माइक्रोब यूज होगा? एक फंगस यूज होगा बच्चों, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी फंगस यूज होगा। तो एक फंगस यूज होगा इसके फर्मेंटेशन के लिए, ताकि इसे एक पर्टिकुलर फ्लेवर मिल जाए। ये सॉफ्ट चीज है। दूसरा है सेमी हार्ड चीज। ये जो सेमी हार्ड चीज है, इसमें लगभग 45%, अप्रॉक्स 45% पानी होता है, सही है।
45% लगभग वाटर होता है। एक से और सेमी हार्ड चीज का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज, ये जो रॉकफोर्ड चीज होती है ना, इसको बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है उसका नाम है, फिर से एक फंगस है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी मतलब फिर से फंजाई, फंगस यूज हुआ है भाई इसको भी बनाने के लिए। और तीसरी कैटेगरी है चीज की, हार्ड चीज। हार्ड चीज, हार्ड चीज में बच्चों सबसे कम पानी होगा तभी तो हार्ड है, और इसमें पानी कितना होगा, लेस देन 40%। पानी जितना ज्यादा उतना सॉफ्ट। हार्ड चीज का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, आपकी एनसीईआरटी का स्विस चीज। ये जो स्विस चीज है इसको बनाने के लिए फंगस नहीं यूज होता, फंगस नहीं यूज होता, बैक्टीरिया यूज होती है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनई। शर्मनई ये बच्चों बैक्टीरिया है, फंगस नहीं है। पहले दो में फंगस यूज हुआ, इस वाले में बैक्टीरिया यूज हुआ। और आप सब जानते हैं ये बैक्टीरिया रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। अरे तभी तो स्विस चीज में बड़े बड़े होल होते हैं, है ना। लार्ज होल जो स्विस चीज में होते हैं वो ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 ही तो होता है, सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होता है, उसीलिए लार्ज होल होते हैं। टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी जो है उसमें देखते थे ना चीज में वो छेद होते थे, वो स्विस चीज है, सही है। हां तो बच्चों ये चीज की बात हो गई। पहली बात कर दी हमने दही बनाने की, दूसरी बात कर दी चीज बनाने की। आपकी एनसीईआरटी में स्विस चीज है। देखो पानी का परसेंट नहीं याद करो, याद रखो जिसमें सबसे कम पानी हार्ड, जिसमें मीडियम अमाउंट ऑफ पानी सेमी हार्ड, जिसमें सबसे ज्यादा पानी वो सॉफ्ट। आप तो एग्जाम्पल याद रखो कौन सा माइक्रोब यूज किया। ये जनरल स्टेटमेंट आएगा कि चीज बनाने में केवल फंजाई यूज होता है तो गलत है, बैक्टीरिया भी यूज होता है, सही है। इसके बाद चीज के बाद बच्चों ये डो की बात करता हूं। डो मतलब वो जो गुंधा हुआ आटा होता है ना। डोसा और इडली बनाने के लिए जो डो बनाया जाता है उसको फर्मेंट करने, उसके फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया यूज होता है। डोसा इडली बनाने के लिए जो आटा गूंधा जाता है उसको फर्मेंटेशन कौन करते हैं, बैक्टीरिया। लेकिन ब्रेड बनाने के लिए जो आटा गूंधा जाता है उसका फर्मेंटेशन कराता है ईस्ट, याद है ना, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो ईस्ट है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। ये ईस्ट यूज होता है। लेकिन सुनो, डो कोई सा भी हो, डो कोई सा भी हो, फर्मेंटेशन के कारण फूल जाता है, पफी हो जाता है, पफी हो जाता है। ये पफी जो है अपीयरेंस है, पफी जो अपीयरेंस है वो रिलीज ऑफ CO2 के कारण होता है। अरे ब्रेड में छेद छेद ना होते भाई, आटा गूंधा था तो CO2 हो गया था, जब उसे बेक किया तो CO2 निकला तेजी से, इसीलिए उसमें छेद हो गए, सही है। तो पफी अपीयरेंस जो है डो का, पफी अपीयरेंस मतलब फूला हुआ जो है, पफ्ड अपीयरेंस किसके कारण होता है, CO2 रिलीज होने के कारण, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, सही है। तीन हो गए। चौथा बच्चों, साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है टॉडी, जिसे देसी भाषा में लोग ताड़ी बोलते हैं, है ना। तो ये जो टॉडी है इसको एक प्लांट से निकाला जाता है। किस प्लांट से, टॉडी पाम से, टॉडी पाम से। इस प्लांट का बच्चों साइंटिफिक नेम है कैरियोटा यूरेंस, कैरियोटा यूरेंस, ये साइंटिफिक नेम है टॉडी पाम का। भाई सब जानते होंगे। इस प्लांट में कट लगा देते हैं, कट लगा देते हैं और नीचे मटकी टांग देते हैं,
तो लिक्विड इकट्ठा हो गया, ये लिक्विड ले आओ, मटकी भरा लिक्विड ले आओ। अब इस लिक्विड को खुला छोड़ दो ऐसे ही, तो जो एटमॉस्फियर में माइक्रोब्स है वो इसका फर्मेंटेशन करा देंगे और बन जाएगा, जिसे आप बोलते हैं ताड़ी, अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाता है। ताड़ी या ताड़, है ना, ताड़ी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम टॉडी बोलते हैं, सही है। अच्छा, तो इसको भी फर्मेंट किसने किया? माइक्रोब्स ने। एटमॉस्फेयर में जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन करा देंगे, है ना। इसमें भी माइक्रोब्स यूज होंगे, खास करके ईस्ट। इसके बाद बच्चों, माइक्रोब्स का यूज माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट। किसको फर्मेंट करने के लिए? जैसे सोयाबीन है, बैम्बू शूट है, जो नए नए बैम्बू निकलते हैं उनकी जो शूट है उसको भी यूज करते हैं लोग। फिशेस हैं, मछलियों को, तो इस तरह करके माइक्रोब्स इनके फर्मेंटेशन में भी यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हाउस होल्ड प्रोडक्ट बच्चों। हाँ, साउथ इंडियन है लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी कई जगह मिलता है भाई, एल्कोहलिक है ये, ठीक है। अब बच्चों हाउस होल्ड तो हो गया। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, समझिएगा। दूसरा पार्ट आता है माइक्रोब्स का यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें कई कैटेगरी है। पहला लेंगे हम अल्कोहलिक बिवरेजेस या अल्कोहलिक ड्रिंक्स। पहला ले रहे हैं अल्कोहलिक बिवरेजेस। ये जो अल्कोहल बनाया जाता है बच्चों, ये कैसे बनाया जाता है? देखिए, माल्टेड सीरियल, अनाज को सड़ा डालते हैं, राइट, या फिर फ्रूट जूस, इसका फर्मेंटेशन करेगा ईस्ट। कौन करेगा फर्मेंटेशन? ईस्ट। वही कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। और भी है सैक्रोमाइसिस, ऐसे नहीं है, लेकिन कॉमनली सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। ये इनका फर्मेंटेशन कराएगा और बना देगा अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए तो सैक्रोमाइसिस को ब्रीवर ईस्ट कहते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग में यूज होता है, ब्रेड बनाने में, इसलिए बेकर ईस्ट। अल्कोहल बनाने में यूज होता है, इसलिए इसे ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं, सही है। अब बात यह आई कि कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा, कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा, यह डिपेंड करता है दो बातों पर। कई लोग बिहार के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, रहने तो भाई, ज्यादा ना बताओ, है ना। सबको पता है सब कुछ कहां क्या होता है, अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना। अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी कुछ बातें नहीं करनी है ऐसी, ठीक है। फर्मेंटेशन बच्चों, CO2 किससे बना? फर्मेंटेशन से। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा, यह दो बातों पर डिपेंड करेगा। क्या यह सवाल आ सकता है भाई? टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक फॉर्म्ड। कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है, पहला, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या यूज किया भाई, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे देखो ना, बार्ली से बियर बनती है, ग्रेप से वाइन बनता है, राई से जिन बनता है, पोटैटो से वोडका बनता है। तो जैसा रॉ मटेरियल वैसा ड्रिंक बनता है। दूसरा है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब डिस्टिलेशन कराया या नहीं कराया, बाय डिस्टिलेशन बनाया या विदाउट डिस्टिलेशन बनाया, बाय डिस्टिलेशन बनाया या विदाउट डिस्टिलेशन बनाया, यह बात है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डिस्टिलेशन की बात क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, अपन जब प्लांट फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन पढ़ते तो लाइन है ना, ईस्ट अपनी डेथ कर लेता है जब 13% अल्कोहल हो जाता है। तो भाई 13% जो अल्कोहल है वो तो बिना फर्मेंटेशन से बन जाएगा।
ईस्ट 13% अल्कोहल बना के मर गया। तो अगर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक बिना डिस्टिलेशन के बनी है, उसमें 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं होगा। सही है। और रेस्पिरेशन में पूछा भी तो है कि कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक में 13% से ज्यादा अल्कोहल है, वो कैसे बनते होंगे? डिस्टिलेशन से। अरे भाई 13% अल्कोहल बनाकर इस मर गया, मतलब क्या है कि 13% अल्कोहल है, बाकी है पानी, है ना। डिस्टिलेशन से दोनों को अलग अलग कर लो तो अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाएगा। सही है। हाँ ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो डिस्टिलेशन से अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाता है। सवाल क्या आएगा? कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक डिस्टिलेशन से बनता है, कौन सा बिना डिस्टिलेशन के बनता है? दो ही सवाल बनेंगे यहां। एक तो ये कि कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक कहां से कैसा बनेगा, वो कौन बताएगा कि रॉ मटेरियल क्या यूज किया। दूसरा, डिस्टिलेशन कराया या नहीं कराया, है ना। दूसरा है कि डिस्टिलेशन के बिना और डिस्टिलेशन से कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक बना। तो देखो भाई, सिंपल याद रखो, वाइन एंड बियर, WB वेस्ट बंगाल, W और B, W से वाइन और B से बियर, ये बनते हैं, आर फॉर्म, वाइन और बियर बनाए जाते हैं बिना डिस्टिलेशन के। बाकी जो भी जानते हो सब डिस्टिलेशन से बनते हैं, बाकी सब डिस्टिलेशन से बनते हैं। सही है, बाकी सब डिस्टिलेशन से बनते हैं। जैसे कि डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, जैसे ब्रांडी हो गई, जिन हो गया, रम हो गया, वोडका हो गई, विस्की हो गई, ये सब बाय डिस्टिलेशन बनते हैं। आपसे सवाल क्या आएगा, कौन डिस्टिलेशन से बना? अरे भाई 13% के से ज्यादा अल्कोहल नहीं हो सकता किसमें, जो बिना डिस्टिलेशन के बना है। 13% अल्कोहल का मतलब यही है, 13% अल्कोहल बाकी है पानी। सही है। 13 बच्चे, एनसीईआरटी 13 लिखते हैं तो 13 ही बोलो, ठीक है। तो सवाल क्या पूछेगा, कौन बिना डिस्टिलेशन के कौन बना और कौन डिस्टिलेशन से बना। अब सिंपल याद रखो, WB बिना डिस्टिलेशन के, बाकी जो भी है सब डिस्टिलेशन से। इतने से अपना काम हो जाना है। समझ रहे हैं? इतना ही है भाई, ज्यादा नहीं याद रखना है। और ज्यादा चाहिए तो बता सकता हूं क्या, कि बियर बनती है, बियर बनाया जाता है बार्ली माल्ट से, बार्ली से बनता है। वाइन बनती है ग्रेप्स से, है ना। किसी को नॉलेज ज्यादा चाहिए तो ब्रांडी बनती है डिस्टिलेशन ऑफ वाइन से, वाइन के डिस्टिलेशन से बनती है, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन। जिन बनता है यूरोपियन राई से, यूरोपियन राई से। राई क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है राई का, सीकेल सीरियल, इससे बनता है। वोडका पोटैटो से बनता है, पोटैटो से। विस्की बनती है किससे, विस्की बनती है सीरियल ग्रेन से। रम भी तो है एक, पिछले स्लाइड में भी जोड़ देता हूं, नहीं बोलोगे रम नहीं बताया। रम भी डिस्टिलेशन से बनती है। रम किससे बनता है, मोलासेस से। मोलासेस समझना, मैं बताता हूं। गन्ने से जब गुड़ बनाया जाता है ना, ये शुगर बनाई जाती है, तो गन्ने से जो शुगर बनाई जाती है, अंत में जब शुगर बनाई जाती है गन्ने से, तो अंत में लेफ्ट कुछ बचा रह जाता है, ब्लैक कलर का कुछ लेफ्ट आउट होता है, बचा रह जाता है, उसे कहते हैं मोलासेस। उससे बनती है रम। डिस्टिलेशन को बच्चों हिंदी में कहते हैं आसवन, आसवन, है ना। तो भाई क्या कर रहे हो, डिस्टिलेशन केमिस्ट्री में आता है ना, 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। राहुल जी पूछ रहे कौन सा हेल्दी है, देश के इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्दी है भाई, है ना। देखो जो लोग माइक्रोब जो ये अल्कोहल यूज करते हैं, पूरे देश का भला होता है बच्चों, इससे पूरे देश का भला होता है। लेकिन जो पीते हैं और जो उनका परिवार है, बस उनको नुकसान होता है। जो पीते हैं और ध्यान सुनना,
आई एम ट्राइंग टू रोस्ट, ठीक है। जो पीते हैं और उनके परिवार का भला नहीं होता, बाकी सबका वेलफेयर हो रहा है। जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री के जो सीईओ होंगे, उनके करोड़ों के पैकेज कौन देंगे? यही बेवड़े देंगे, है ना, वही बेवड़े देंगे। दूसरा, वहां के मजदूरों के सैलरी कहां से आएगी? इन्हीं से आएगी। सरकार को टैक्स यहीं से आएगा। वो सब छोड़ो भाई, आप इतनी मेहनत करके लिवर स्पेशलिस्ट बनोगे, आपको फायदा यही बेवड़े दिलाएंगे। जब लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, लाखों खर्च करेंगे, तो आपका फायदा। मेडिकल इंडस्ट्री, वहां जो दवाइयां हैं, वहां के सीईओ, उनका पैकेज कौन दे रहे हैं? यही बेवड़े दे रहे हैं। तो सबका भला हो रहा है, और जल्दी मर जाएंगे तो पॉपुलेशन में भी बढ़िया रहेगा, थोड़ा कम होते रहेंगे, तो सारे देश का भला होगा। जो पिएगा और उसके परिवार का नुकसान होगा, बाकी सबका भला है। ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता यार, अब टाइम नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए आ जाइए बच्चों, इतना बता दिया मैंने। वैसे मुझे अल्कोहल का परसेंटेज भी पता है, लगभग 3 से 6% अल्कोहल, लगभग 13% के आसपास, 60 से 70% अल्कोहल, इनमें 40% होता है। रम में भी लगभग 40 होता है, विस्की में 40 से 45 होता है। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं अभी रोस्ट करना, सीखना है ना ईशा, तो ठीक है कोई बात नहीं। जौ होता है अभिषेक, जौ, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया अल्कोहलिक बिवरेजेस। सवाल 2 ही बनेंगे बच्चों, आगे विवाद हो जाएगा। नहीं, इसीलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं, किसी का कोई नाम नहीं लिया। हाँ, ये पंकज ने बहुत अच्छा बोला है, पोलाइट रोस्टिंग, पोलाइट रोस्टिंग। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। तो बच्चों इससे 2 ही सवाल बनेंगे, कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा, कौन निर्धारित करेगा, रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया और डिस्टिलेशन कराया या नहीं, एक सवाल ये बनेगा। दूसरा ये बनेगा कि कौन डिस्टिलेशन से बना, कौन बिना डिस्टिलेशन के बना। तो वाइन एंड बियर बिना डिस्टिलेशन के, बाकी सब डिस्टिलेशन से, बात खत्म हो गई। चलिए बच्चों आइए पढ़ते हैं एंटीबायोटिक। कईयों को मजा आ गया है ना। तो अब बात आती है एंटीबायोटिक की। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बच्चों, जो एंटीबायोटिक होते हैं, अरे यार रुको, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये एक माइक्रोब है बच्चों, एक माइक्रोब है, उसने एक केमिकल रिलीज किया। ठीक है, इस केमिकल ने, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी बोला जाता है इसे। माही, मैं क्या करूं यार, मैं तो एनसीईआरटी बायो फॉलो करूंगा ना। 13% के बाद उन्होंने रोक दिया है, तो वही बोलूंगा मैं तो, है ना। 13-14 में कुछ अंतर नहीं है यार, अप्रॉक्स वैल्यू होती है ये, एग्जैक्ट नाप के नहीं बताते ये। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक माइक्रोब ने एक केमिकल बनाया, उस केमिकल ने दूसरे माइक्रोब को किल कर दिया या उसकी ग्रोथ को रोक दिया, किल कर दिया या उसकी ग्रोथ को रोक दिया। तो ऐसे केमिकल को कहेंगे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक होते क्या है? एक तो पहला मैंने बोला सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है, 20th सेंचुरी की है। दूसरा क्या बोल रहा हूं, एंटीबायोटिक वो केमिकल है जिस माइक्रोब ने बनाया, जिस माइक्रोब ने बनाया उसे कुछ नहीं हुआ, दूसरे को मार देता है। ऐसे केमिकल को क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। ठीक है, वैसे भी ग्रीक शब्द एंटी का मतलब है अगेंस्ट, ग्रीक शब्द एंटी का मतलब है अगेंस्ट, और बायो का मतलब है लाइफ। मतलब एंटीबायोटिक क्या है? अगेंस्ट लाइफ, जीवन के खिलाफ। किसके जीवन के खिलाफ? बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब के, अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब के जीवन के खिलाफ, उनको मार देते हैं। हाँ, डिस्टिलेशन से, अरे बोला ना यार, डिस्टिलेशन से क्या होगा? पानी हटा दोगे तो अल्कोहल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं
बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब को मार देते, तो उनके जीवन के खिलाफ हो गए। लेकिन बच्चों फॉर ह्यूमन के लिए ये जीवन के खिलाफ नहीं है। फॉर ह्यूमन दे आर प्रो लाइफ। प्रो लाइफ मतलब जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए, इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। आजकल बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं ह्यूमन के लिए एंटीबायोटिक्स, मैंने बोला क्या एंटीबायोटिक ह्यूमन के लिए क्या है? प्रो लाइफ, फॉर लाइफ, जीवन बचाते हैं। सही है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, एंटीबायोटिक जो पहला डिस्कवर हुआ था वो था पेनिसिलिन। और बच्चों ये चांस डिस्कवरी थी। और आप शायद जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है उन्हें पता होगा, अगर गलती से चांस डिस्कवरी हो जाए, क्या चांस डिस्कवरी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कोई जानता है क्या? चांस डिस्कवरी, सडन, अचानक से कोई डिस्कवरी हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? कोई शब्द है एक टेक्निकल, याद हो तो बताओ, नहीं मैं बताता हूं। बोलो भाई, बोलो। एस से शुरू होता है, हिंट दे दिया, नहीं बताओगे? चांस डिस्कवरी को क्या कहते हैं? टेक्निकल शब्द उसके लिए। चांस डिस्कवरी थी ये, चांस डिस्कवरी, प्लान्ड डिस्कवरी नहीं थी, अचानक से डिस्कवर हो गई। और बच्चों चांस डिस्कवरी के लिए किसी ने लिखा क्या? हाँ लिखा, लेकिन स्पेलिंग गलत कर दिया ना। सेरेंडिपिटी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। गलती से खोज हो जाए, गलती से खोज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो बच्चों मामला क्या था ये भी सुनो इनका। ये एक्चुअली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। कौन? फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जब हम कल्चर करते हैं ना, जब हम कल्चर करते हैं प्लेट में, तो जैसे मैंने भी किया है कल्चर, तो बैक्टीरिया का जब कल्चर हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस प्लेट को धोते हैं, स्टेरलाइज करते हैं, मतलब इंफेक्शन फ्री बनाते हैं उसे, है ना। सेरेंडिपिटी है भाई, ठीक है ना। उसके लिए साइंटिफिक नेम है एक्सीडेंटल डिस्कवरी, अचानक से खोज। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूं जब हम बैक्टीरिया का कल्चर करते थे तो हमारे साफ इंस्ट्रक्शन हमको था, जब तुम्हारा काम हो जाए जिसलिए कल्चर किए हो, इसके बाद धो, स्टेराइल बनाओ इसको, वही ऑटोक्लेव करो, याद है ना ऑटोक्लेव करना, वो करो ताकि कोई माइक्रोब ना बचे। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी से क्या गलती हो गई? ये कल्चर प्लेट देखो, जिस लैब में काम कर रहे थे उसकी खिड़की खुली रह गई, समझना हालात, खिड़की खुली रह गई, प्लेट बिना धुले पड़ी रह गई, और चले गए फैमिली वेकेशन में। लो भैया, फैमिली वेकेशन में चले गए, खिड़की खुली, प्लेट बिना धुली हुई। जब वेकेशन से लौट कर आए तो देखा पूरी प्लेट में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अभी भी पूरी प्लेट में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, लेकिन एक एरिया ऐसा था जहां पर कोई ग्रो कर रहा था, एक फंगस ग्रो कर रहा था। एक्चुअली ये फंगस था पेनिसिलियम नोटाटम, एक फंगस ग्रो कर रहा था। इस फंगस के चारों तरफ, फंगस बोलो या मूल्ड बोलो, इसके चारों तरफ जो है स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्लियर जोन था, यहां कोई माइक्रोब नहीं है, पूरा एरिया खाली था। क्यों खाली था? ये खोजने लग गए, ये एरिया खाली क्यों है, ये जोन खाली क्यों है, खोजने लग गए। भाई पेनिसिलियम नोटाटम बैक्टीरिया में ये काम कर रहे थे, सॉरी स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे।
तो चले गए प्लेट को बिना धोए, लौट कर आए तो देखो प्लेट में स्टेफाइलोकोकस है हर जगह, लेकिन एक जगह जहां पर फंगस ग्रो कर रहा है उसके चारों तरफ भाई कोई नहीं ग्रो कर रहा, साफ सुथरी जगह है। तो बाद में पता चला कि पेनिसिलियम नोटाटम एक केमिकल छोड़ता है जिससे स्टेफाइलोकोकस मर जाता है, इसीलिए इसके चारों तरफ कोई भी माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा है। बाद में इन्होंने पता लगाया कि ये जो फंगस है वो पेनिसिलियम नोटाटम है, और इससे जो केमिकल निकला उसका नाम रख दिया गया पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज हो गई, खोज तो हो गई, लेकिन इसमें पूरा दम है अच्छे से एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज करने का। यह साबित किया था दो लोगों ने, एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जा सके, इसमें फुल पोटेंशियल है कि इसे एक इफेक्टिव, एक अच्छे एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जा सके, यह पोटेंशियल है इसमें। यह साबित किया था, किसने साबित किया था भाई? साबित किया था अर्नेस्ट चेन ने और होवर्ड फ्लोरे ने। इन्होंने बताया कि जो ये पेनिसिलिन खोजा गया है इसमें पूरा दम है पूरी तरह से एंटीबायोटिक के रूप में से यूज करने का। सही है, ठीक है, हो गई भाई खोज। अब खोज तो हो गई, अब जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो जो अमेरिका के सोल्जर घायल हो जाते थे उनके इलाज के लिए इसका खूब यूज हुआ। बाद में बच्चों, बाद में इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया इन तीनों को 1945 में। किसको किसको नोबेल प्राइज मिला? तीनों को, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंको, अर्नेस्ट चेन को और हॉवर्ड फ्लोरे को, सबको, तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में। ठीक है, पेनिसिलिन के खोजने के बाद कई और भी एंटीबायोटिक खोजे गए, है ना। डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं हम, एक स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, उनसे भी तरह तरह के एंटीबायोटिक खोजे जाते हैं, निकाले जाते हैं। फंगस से निकाला ही था। अब एनसीईआरटी कहती है इन एंटीबायोटिक की मदद से हमने कई तरह के खतरनाक बीमारियों को ट्रीट किया है, जिससे मिलियंस ऑफ लोग जो हैं अक्रॉस द ग्लोब मर जाते थे। पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग मर जाते थे। ऐसी कुछ बीमारियों को हमने एंटीबायोटिक की मदद से ट्रीट कर लिया है। कौन कौन सी बीमारी एनसीईआरटी ने लिखी है? डीएलपी। हाँ, डी से डिप्थीरिया, क्या लिखूं मैं एनसीईआरटी में? डी से डिप्थीरिया, एल से लिप्रोसी, पी से प्लेग, और एक और है वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे बोलते हैं। लिप्रोसी है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, वूपिंग कफ है, ये सबको हमने ठीक कर रखा, जिससे पहले मिलियंस ऑफ लोग मर जाते थे दुनिया में। और आखिरी में एनसीईआरटी लिखती है टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। आज हम एंटीबायोटिक के बिना दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकते। थोड़ी सी कुछ हो जाता है तुरंत एंटीबायोटिक खाते हैं हम। सही है बच्चों? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अल्कोहल हो गए, एंटीबायोटिक हो गए। अब कुछ एसिड हैं, कुछ एंजाइम्स हैं और दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं। ये जो भी केमिकल अब बताऊंगा ना, सबके सब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं। शुरुआत ऑर्गेनिक एसिड से, टेबल के फॉर्म में बता रहा हूं, याद करना है। देखिए, पहले ही कैटेगरी ला रहा हूं ऑर्गेनिक एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड की। तो देखो भाई, पहला है सिट्रिक एसिड। इसे निकाला जाता है एस्परजिलस नाइगर से। एक फंगस है बच्चों, एस्परजिलस नाइगर नाम के फंगस से इसे निकाला जाता है। मतलब जरूरी नहीं है नीट में पूछा जाए कि सिट्रिक एसिड, मतलब ये जान लो बच्चों, एनसीईआरटी का ये जो पेज है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरा पेज एनसीईआरटी का, ये इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, ज्यादा चांस यही रहते हैं। सही है। तो जरूरी नहीं है कि पूछा जाए कि सिट्रिक एसिड किससे निकलता है तो आप बोलो एस्परजिलस नाइगर, हो सकता है लिखा हो फंजाई से निकाला जाता है, तो हमें यह भी पता रखना है कि यह फंजाई है। इसके बाद एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी कहते हो, एसिटिक एसिड, इसे निकाला जाता है फंगस से नहीं, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी से। एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है। तीसरा है लैक्टिक एसिड। वैसे शुरुआत में सबसे पहले लैक्टिक एसिड ही निकाला गया था। किससे निकाला जाएगा? एनसीईआरटी ने लिखा है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज से। मैंने वैसे मॉड्यूल में बैक्टीरिया, ये वैसे मैंने मॉड्यूल में 2 एग्जाम्पल दिए हैं बैक्टीरिया के। एक नाम दिया है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस और एक नाम दिया है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। आप तो इतना याद कर लो, काफी है, मैच द कॉलम में आता है ये। चौथा है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड भी एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से निकाला जाता है, यह भी एक बैक्टीरिया है। तो बाद के ये तीनों एसिड बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, पहला वाला फंगस से। सही है। तो ये एसिड हो गए बच्चों। अब एंजाइम, एंजाइम की मैं बात करूं तो सुनो, तो एंजाइम में पहला नाम ले रहा हूं मैं, कुछ और भी नाम है, पहला नाम ले रहा हूं एंजाइम में लाइपेज। ये लाइपेज है ना बच्चों, डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है किस लिए? ताकि ऑयली दाग निकाले जा सके। भाई कपड़ों में मोस्टली दाग जो लगते हैं वो ऑयली होते हैं, कपड़ों में मोस्टली ऑयली दाग लगते हैं, ऑयली दाग लगते हैं। तो सोचो ना, अगर हमारे डिटर्जेंट पाउडर में क्या हो, लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा? लिपिड को, बोले तो ऑयल को डाइजेस्ट कर देगा। अगर डिटर्जेंट में लाइपेज एंजाइम है तो ऑयली दाग को डाइजेस्ट कर देगा, लो दाग खत्म। सही है। तो इस तरह यूज होगा। दूसरा एंजाइम है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज ये यूज किए जाते हैं फॉर क्लैरिफाइंग, साफ करने के लिए। क्या क्लियर करने के लिए, क्या साफ करने के लिए? बॉटल्ड जूस। ये जो बॉटल में फ्रूट जूस आते हैं ना, बॉटल में जो फ्रूट जूस आते हैं उनको क्लियर करने के लिए यूज होता है। मैं साफ साफ बोलता हूं, हाँ सब मॉड्यूल में, चिंता ना करें बच्चे। फंगस के नाम अगर सुभांशी मैंने नहीं बताया मतलब नहीं याद करना है, कैंडिडा से है ना, वो जरूरत नहीं है, जहां तक बता रहा हूं बस वही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्यों? देखो, घर में जो फ्रूट जूस हम बनाते हैं या मार्केट से बनवा के पीते हैं उनमें ना जूस थोड़ा मटमैला सा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन और पेक्टिन के फाइबर बिखरे होते हैं पूरे जूस में। प्रोटीन और पेक्टिन के फाइबर बिखरे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा गंदा सा दिखता है, डल कलर का दिखता है फ्रूट जूस। लेकिन बॉटल में जो फ्रूट जूस होता है उसमें क्या करते हैं, ये एंजाइम डाल देते हैं, तो प्रोटीन फाइबर अब पेक्टिन फाइबर डाइजेस्ट हो गए, इसीलिए बॉटल में पैक फ्रूट जूस क्रिस्टल क्लियर होता है, साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, ओके। 2 एंजाइम हो गई बच्चों। तीसरी एंजाइम लो, ये जो भी पढ़ रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पेज एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेज। जब इसे रिकॉम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं ना, तो इसी को कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का नाम दिया गया है, टीपीए। जब आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हैं तो क्या नाम देते हैं इस एंजाइम को? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। सही है। तो मेरी बात यह सुनिए कि ये जो एंजाइम है किससे निकाली जाती है। मतलब बच्चों अब सिंपल मेरी बात समझो, मैं अभी बोल रहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज एनसीईआरटी का, लेकिन ये और अगले 2
ये और अगले दो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन? ये तीन, ये और अगले जो दो आ रहे हैं। आप ये जान लो इन तीनों में क्या याद रख रहे हैं, कहां से निकाला जाता है और क्या यूज है। कहां से निकाला जाता है और क्या यूज है याद रखना है। तो ये निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किससे? फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक है। यूज क्या है? यूज इसका है क्लॉट बस्टर। देखो कभी कभी ना ब्लड वेसल्स में क्लॉट जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है। उस क्लॉट के कारण लोगों को मियोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड वेसल में क्लॉट जमने से हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो ऐसे केसेस में लोगों को इस स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इंजेक्शन दिया जाता है जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। सही है। तो क्या करता है? ये डिसॉल्व कर देता है ब्लड क्लॉट। ठीक है भाई। आदित्य प्रताप जी एनसीईआरटी निकालिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर निकालिए, चैप्टर है ना 12वीं की एनसीईआरटी। फिर उसमें इसको देखिए, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, है ना। हाँ तो देखिए, तो पहला तो ये था बच्चों। अब अगले दो देखो, अगले दो देखो। अगले दो में है बच्चों, एक है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बच्चों निकाला जाता है एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इससे निकाला जाता है। क्या यूज है बच्चों इसको? अरे भाई, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरे की किडनी लगा दी तो बॉडी क्या करेगा? उसे फॉरेन बॉडी समझ लेगा, बाहरी समझेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम पहचान ही ना पाए कि पड़ोसी का या किसका किडनी लेकर घूम रहे हो। सही है। तो साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है इम्यूनो सप्रेसिव, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीजों में। अगला है स्टैटिन। स्टैटिन जो है एक ईस्ट से निकाला जाता है। ईस्ट भी तो भाई फंगस ही है, एक ईस्ट से निकाला जाता है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। इससे निकाला जाता है। और यह किस काम आता है भाई? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। सही है। तो मैं बोल रहा हूं यूज क्या है? यूज क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है। पता है मुझे कैसे याद है? ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है कहां से निकाला गया, तो मुझे ऐसे याद है सीटी या टीसी। सीटी, सी से साइक्लोस्पोरिन, टी से ट्राइकोडर्मा। सीटी सीटी सीटी, सही है। सी से साइक्लोस्पोरिन, टी से ट्राइकोडर्मा। तो मोनास्कस और स्टैटिन से अपने आप मैच हो जाएगा, है ना। तो फिर मैं बोलता हूं बच्चों, ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और पता है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कैसे करता है? जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करती है उसका ये करा देता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जब हम एंजाइम टॉपिक पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल में तो वहां हम एंजाइम इनहिबिशन के टाइप पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक प्रकार होता है। तो ये क्या करेगा? जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाती है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करा देगी, तो फिर एंजाइम कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, है ना। ये है भाई। तो सीटी याद रखो, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा। ठीक है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है, याद ही रखना इनको, है ना। इसके बाद बच्चों ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। एनसीईआरटी ने बच्चों
इसके बाद दिया है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये समझाने वाला टॉपिक है बच्चे, जहां पर ट्रिक का काम आएगा ना मैं जरूर बताऊंगा। जो अभी जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो होता है साइक्लोस्पोरिन वाला और स्टैटिन वाला। तो एक का बता ही दिया सीटी, तो वहां से साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा है ना, और दूसरा अपने आप बोनस्कस से मैच कर दो, मैच ही आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल पुतिन जी। अब सुनिए मेरी बात, अब एनसीईआरटी में है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, फिर है बायोगैस प्रोडक्शन। ये समझाने वाले टॉपिक है, समझाने वाले टॉपिक में लास्ट में कराऊंगा। आगे में अच्छा नाम जानना है माही एंजाइम का, लो बता देता हूं। भाई नाम सुनना नहीं है, अब माही ने पूछा इसलिए बता देता हूं उसे। बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम? कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो इनहिबिट की जाती है स्टैटिन से, बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइमे रिडक्टेज, शॉर्ट में HMG कोएंजाइमे रिडक्टेज, HMG कोएंजाइमे रिडक्टेज, ये एंजाइम का नाम है। नहीं याद करना है भाई किसी को, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले को दूसरी बीमारी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उसे सेफ इन्वायरमेंटल फैक्ट ऐसे एरिया में रहना जहां स्टेराइल इन्वायरमेंट हो। ठीक है जी, हाँ सूरज बोल रहे रहने दो सर माई, ठीक है। हाँ तो एंजॉय बच्चे, अगर आपके काम का होगा ना तो मैं खुद ही बताऊंगा बच्चे, टेंशन काहे को लेते हो? जहां जरूरत होगी, मैंने बोला ना फर्स्ट रैंक में मिस नहीं कर सकता कि एक नाम ना बताऊं फर्स्ट रैंक मिस हो जाए, तो वो नहीं, ठीक है? जहां जरूरत होगी बता दूंगा, ठीक है? चलिए, अरे ये क्या आ गया? इसके बाद बच्चों कितने आ गए? हाँ मैं ये बोल रहा था बच्चों, समझाने वाले टॉपिक बाद में बताऊंगा। दो टॉपिक हैं जो समझाने वाले हैं, कौन कौन सा? बायोगैस प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, ये समझाने का फुल टू समझेंगे बहुत मजे से डिटेल लेवल पर। अभी याद करने वाला, ठीक है? कोई बात नहीं, समझिएगा मेरी बात। अब इन दो टॉपिक को स्किप कर दो बच्चों, आगे की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक एनसीईआरटी लिखती है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। मैं चाहता हूं आगे याद करने वाला बात खत्म हो जाए, बार बार कौन याद करने वाले हिस्से में आएगा? वैसे भी मोस्टली मैं समझाने वाले पार्ट लेता हूं, तो ये थोड़ा सा है, चलो ठीक है माई, कोई बात नहीं बच्चे, हो गया। क्वेरी है, अपन सीवेज ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे पूरा खत्म करते हैं, ठीक है ना? इसके बाद ये दोनों टॉपिक बड़ी आराम से पढ़ेंगे, समझने वाला, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइए, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। देखो बच्चों, बायो कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल किया जाए, बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल किया जाए प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट को। बच्चों एनसीईआरटी पर अपनी आंखें जमाए रखें, टिकाए रखें, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत बढ़िया वाला है, एनसीईआरटी है। क्या आपकी पेज खुल चुका है ये वाला हिस्सा? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है मैं बताता हूं, बहुत प्यारा, एक एक लाइन कवर करते चलूंगा, बहुत अच्छा लिखा है। शुरुआत के 2 पैराग्राफ ना अजीब से लिखे हैं, ठीक है? हाँ चलो आगे। तो भाई माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, इसके नोट नहीं बनाने बच्चा, उधर बनेंगे जहां बोला ना सीवेज ट्रीटमेंट, और उसके नोट्स में बनवा दूंगा आपको बायोगैस के, है ना? हाँ तो बच्चों ठीक है, अरे हिंदी भी समझते जाना भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल तो रहा हूं, अब कितनी हिंदी बुलवाएगा मेरे से? ठीक है चलिए, देखो बच्चों, बायोलॉजिकल मेथड से, हाँ एक एक लाइन, चिंता ना कर, ठीक है अभिषेक? हाँ वो ना सोचना कि बीच में कोई लाइन मैंने मिस कर दी तो सर ने नहीं बताया, वो थोड़ी देर में बताऊंगा, आगे पीछे कर सकता हूं, ठीक है? देखो बायोलॉजिकल मेथड से प्लांट डिजीज को, पेस्ट को कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल। सर ये बायोलॉजिकल मेथड क्या? बताऊंगा ना, रुको तो सही।
अभी फिलहाल, अभी फिलहाल मॉडर्न सोसाइटी, आज के समाज में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये समस्या कैसे दूर करते हैं हम आज के जमाने में? केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करके हम लोग क्या करते हैं? प्लांट पेस्ट को, पैथोजन को मारने के लिए क्या यूज करते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। सही है, लेकिन इससे तो समस्या हो जाती है, समस्या हो जाती है भाई। क्या समस्या हो जाती है? अरे ये जो केमिकल डाल रहे हो खेत में, ये बहुत टॉक्सिक है, हार्मफुल है बहुत, ह्यूमन के लिए भी, एनिमल के लिए भी। अरे मिट्टी में पोल्यूशन कर देते हैं भाई, केमिकल मिट्टी में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, वही पानी बाद में हम पिएंगे, केमिकल हमारी बॉडी में। और ये जो केमिकल डाल रहे हो आपके फसलों में भी तो जाएगा, सब्जी में चला जाएगा, वेजिटेबल में, फ्रूट में, तो केमिकल ही खा रहे हो फिर तो ये तो दिक्कत है। और जो वीड को मारने के लिए वीडीसाइड डालते हो खेत में, वो भी तो पोल्यूशन फैला रहा है। तो हम चाहते हैं ये केमिकल के यूज की जगह बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करें पैथोजन और पेस्ट को। सही है। तो सर ये बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है? सिंपल है, बहुत आसानी समझा रहा हूं, ध्यान समझ। बायोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं बच्चों? मान लो इस फसल को ए इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, ए इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, ए को बी खाता है, बी को सी खाता है, सॉरी डी आ गया यार, ये तो बी को सी खाता है, सी को डी खाता है, ऐसे ही चलता है फूड चेन। तो हमारी फसल को डैमेज ए कर रहा है, सही है, और इसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है मान लो, तो क्या करूं? एक तरीका है केमिकल पेस्टिसाइड डाल दो, मर जाएंगे, सही है। लेकिन अगर मैं केमिकल डाल दूंगा बच्चों, तो वो तो बिना भेदभाव के सबको मार देगा। ऐसा भी तो हो सकता है इनमें से कोई एक बेनिफिशियल इंसेक्ट हो, फायदे वाला हो, पॉलिनेशन कराने वाला हो। अगर मैंने केमिकल डाल दिया, उसने तो सारे इंसेक्ट मार दिए, तो जो पॉलिनेशन कराने वाला था वो भी मर जाएगा, फिर तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, फल बीज कुछ लगेगा ही नहीं, फिर तो बेकार हो गया। समझ रहे हैं? तो बायोलॉजिकल मेथड में मैं क्या करूंगा? मुझे ए को कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस खेत में इसका नेचुरल प्रीडेटर डाल दूंगा, इसको खाने वाला, जैसे बी थोड़ा ज्यादा डाल दूंगा। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या डाल देंगे? नेचुरल प्रीडेटर डाल देंगे, नेचुरल प्रीडेटर डाल देंगे टू कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसका नेचुरल प्रीडेटर जो उसको खाता है वो डाल दूंगा खेत में। वो क्या करेगा? इसकी पॉपुलेशन को कम कर देगा, खत्म नहीं करेगा। इंसान जैसे नहीं है ये कि पेट भर गया बोले कोई यार 2 प्लेट रसमलाई है, आप बोलोगे एक क्या, दोनों आने दो। याद है एक शब्द होता है प्रूडेंट प्रीडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, जितनी भूख है उतनी खाएगा, ये नहीं कि खूब है तो खूब खा जाओ। तो मैंने ये जो नेचुरल प्रीडेटर यहां डाला वो इसको खाएगा, तो इसकी पॉपुलेशन कम हो गई, सही है ना। और ये जो प्रीडेटर बच्चों मैंने यूज किया, इसको कंट्रोल करने के लिए इसी को हम कहते हैं बायो पेस्टिसाइड। याद है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में मैंने बोला था, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड। तो बायो पेस्टिसाइड कोई केमिकल नहीं है, मैंने तो इसका प्रीडेटर छोड़ दिया। क्या करेगा वो? इसकी पॉपुलेशन को कम कर देगा, लोग काम खत्म हो गया। स्टूडेंट मतलब ज्यादा लालची नहीं होगा, वो जितना चाहिए उतना खाएगा, सही है। तो सुनिए मेरी बात, तो इसने इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया, यही तो है बायोलॉजिकल मेथड। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ
कि इस खेत में जितने तरह के ऑर्गेनिज्म पहले थे अभी भी उतने ही हैं, तो यहां की डाइवर्सिटी कम नहीं हुई। समझ रहे हो? यहां की डाइवर्सिटी कम नहीं हुई, जितने तरह के ऑर्गेनिज्म पहले थे उतने अभी भी है, डाइवर्सिटी कम नहीं हुई। आप सबको पता होगा जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होती है एरिया में वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सही है कि नहीं? इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन फॉलो करोगे तो वहां लिखा है बायोलॉजिकल मेथड में हम नेचुरल प्रीडेटर यूज करेंगे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सही है? और ऑर्गेनिक फार्मर्स का मानना है, आगे देखना लिखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। लिखा है क्या? बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, मतलब बायोडाइवर्सिटी फर्दर मतलब इंक्रीज, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाता है क्या? हेल्थ बढ़ाता है इकोसिस्टम की। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की हेल्थ बढ़ाता है। फिर उसके आगे यह भी लिखा है किसी एरिया में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। सही है ना? है? ठीक है। इसीलिए बच्चों, जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान हैं वे एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं जहां पर जिसे आप पेस्ट कह रहे हो ना, इंसेक्ट को, उसको इरेडिकेट नहीं करते, मतलब खत्म नहीं करते, बल्कि उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते मतलब खत्म करना, मतलब जीरो कर देना। खत्म नहीं करते, उसको मैनेजेबल लेवल पर लाते, मतलब कंट्रोल कम कर देंगे, पॉपुलेशन इतनी रखेंगे ताकि ज्यादा नुकसान ना पहुंचे फसलों को। इरेडिकेशन और कंट्रोल में क्या अंतर है, आगे ये समझो, फिर मैं हटा दूंगा। मान लो बच्चों, खेत में अगर ये 50 से 100 है, ये इंसेक्ट 50 से 100 है, कोई दिक्कत नहीं भाई, फूड चेन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी जनसंख्या 1000 से 2000 हो गई बच्चों, फिर ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब क्या करें हम क्या करें? एक तरीका है कि इसको जीरो कर दो केमिकल डाल के। तो जीरो कर दोगे तो क्या बोलोगे? इरेडिकेशन, उन्मूलन, खत्म कर दिया। बताऊंगा भाई अजीत, रुक जा। और हम क्या करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर क्या करना चाह रहे हैं कि प्रीडेटर डाल दो ताकि इसकी पॉपुलेशन वापस नॉर्मल हो जाए। इसे कहते हैं कंट्रोल, नॉर्मल लेवल पर लाना। इसी को एनसीईआरटी कहती है मैनेजेबल लेवल पर लाना, मैनेजेबल लेवल पर लाना, कंट्रोल्ड कंडीशन में लाना, ताकि इकोसिस्टम डायनेमिक था। वाइब्रेंट लिखा है ना वहां, वाइब्रेंट का मतलब वही है डायनेमिक, ताकि इकोसिस्टम डायनेमिक बना रहे। सही है? आगे सुनिए, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक फार्मर चाहते हैं कि खत्म ना हो ये, इनको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल खेती है, लाइक मतलब जैसा है ना, देखो कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो खेती है उसमें तो केमिकल यूज करते हैं। अभी तो बताया केमिकल डालोगे तो सारे को मार देगा बिना भेदभाव के, हार्मफुल भी मरेगा और बेनिफिशियल भी मर जाएगा, पॉलिनेटर भी मर जाएगा जो पॉलिनेशन कराता है। तो लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। होलिस्टिक का मतलब है, बताऊंगा भाई, बताऊंगा, मिरियड का मतलब बताऊंगा, आएगा, रुको। ऑर्गेनिक फार्मर बच्चों होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, मतलब सबका ध्यान रखते हैं। हिंदी में बोलूं, समग्र, मतलब सबका, अपना ही फायदा नहीं देख रहे हैं कि मेरी फसल बचनी चाहिए, सब खत्म हो जाए, निपट जाए सब, कोई मतलब नहीं। समग्र, सबका ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। ये नहीं कि सबको खत्म कर, सब जिंदा रहे, सब सही सलामत रहे, ऐसा अप्रोच लाते हैं। तभी तो प्रीडेटर डालते हैं ताकि उसकी पॉपुलेशन कम हो जाए, खत्म ना हो। वैसे भी किसी इंसेक्ट को जिसे पेस्ट कह रहे हो, इसे इरेडिकेट करना, खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? और भाई आप केमिकल कहां छिड़कोगे? अपने खेत में, पड़ोसी के खेत में तो ना जाओगे, गोली चल जाएगी। तो आपने तो अपने खेत में
केमिकल छिड़क दिया, मर गए, सही है, लेकिन पड़ोसी के खेत से फिर आ गए। तो जिसे पेस्ट कह रहे हो उसे इरेडिकेट करना संभव नहीं है, ना ये डिजायरेबल है, खत्म भी नहीं करना है, नहीं तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, अरे फिर बेनिफिशियल भी मर जाएंगे ना, सही है, ठीक है। तो हम लोग प्रीडेटर डालकर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों ये करना आज वाइब्रेंट मतलब डायनेमिक इकोसिस्टम, डायनेमिक मतलब बहुत बढ़िया चलता रहे। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हां मानता हूं ऑर्गेनिक फार्मर धीरे धीरे बढ़ेंगे साहिल, लेकिन अभी है ना थोड़े बहुत। अब सुनो, ये हमने सोच तो लिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन बच्चों ये करना आसान नहीं है, क्योंकि ये करने के लिए वाइब्रेंट इकोसिस्टम मतलब डायनेमिक इकोसिस्टम, सही है, एनसीईआरटी में लिखा ही ऐसा, तो मैं क्या करूं, अब वो तो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले थीम क्या बनाई कि अपन प्रीडेटर छोड़ देंगे जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर देगा, पेस्ट कंट्रोल हो गया बिना केमिकल के, बस यही है बायोलॉजिकल मेथड, और जो प्रीडेटर छोड़ा उसी को बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। लेकिन बच्चों ये करना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी लैंड एरिया में मिरियड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या? किसी भी लैंड एरिया में मिरियड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। मिरियड मतलब ढेर सारे, लार्ज नंबर, लिख लेना, मिरियड का मतलब लार्ज नंबर, लिखा मिलेगा वहां, मिरियड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ढेर सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही है। मिरियड मतलब लार्ज नंबर ऑफ, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना भेदभाव के, बोला तो था हिंदी में, सही है। तो किसी भी फील्ड एरिया में, किसी भी लैंड एरिया में ढेरों ऑर्गेनिज्म है जो उस खेत का फ्लोरा और फौना बनाते हैं। तो ये करना आसान नहीं है। आपको अगर ये करना है तो आपको समझना होगा उस लैंड एरिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, कौन प्रीडेटर है, कौन पेस्ट है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, फीडिंग हैबिट क्या, खाता क्या है, रहता कहां है, सब समझना होगा, तब ये कर पाओगे। लेकिन अगर बच्चों एक बार कर लिया तो हमारा डिपेंडेंस, हमारा जो निर्भरता है केमिकल पेस्टिसाइड पर बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ इतना उठा के लेके चलो, क्या कि बायोपेस्टिसाइड क्या होता है या बायोलॉजिकल मेथड क्या है। नेचुरल प्रीडेटर डाल दो और पेस्ट को कंट्रोल कर लो। अब बात है सर एग्जाम्पल बताओ बायोपेस्टिसाइड के या बायोलॉजिकल मेथड के। बताता हूं। होलिस्टिक मतलब समग्र अप्रोच, मतलब सबका ध्यान रखना, अपना अपना फायदा नहीं देखना, इन बेचारों का भी ध्यान देना है। केमिकल डालोगे तो जो विलन है वो भी मरेगा, जो विलन नहीं है वो भी मर जाएंगे बेचारे। इनमें से तो एक पॉलिनेटर भी है, पॉलिनेशन कर वो भी मर जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों एग्जाम्पल बताता हूं बायोपेस्टिसाइड के। तो बायोलॉजिकल मेथड या बायोपेस्टिसाइड जो मैं बोल रहा हूं, इसके एग्जाम्पल, बायोपेस्टिसाइड के एग्जाम्पल। पहला, अब बच्चों याद करने वाला आ गया, अब कोई दिक्कत। इरेडिकेशन मतलब खत्म करना, ठीक है। प्रीडेटर बच्चे वहां पर अगर है आसपास तो वहीं से लाएंगे या स्टडी करेंगे उसे कौन खाता, फिर ढूंढ के लाओ। ये मिरियड का मतलब यहां तो लार्ज नंबर ऑफ है ना, ठीक है। देखो बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे रेड और ब्लैक मार्किंग वाला बीटल होता है, रेड और ब्लैक मार्किंग वाला एक बीटल होता है, लेडी बर्ड। इसे यूज किया जाता है अगर खेत को अटैक कर रखा है एफिड्स ने, छोटे छोटे कीड़े हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए बायोपेस्टिसाइड क्या यूज होगी, लेडी बर्ड। लेकिन अगर मॉस्किटो, मच्छरों ने परेशान कर रखा है तो ड्रैगन फ्लाइज यूज करेंगे, ड्रैगन फ्लाइज यूज करेंगे मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए। यही याद रखना है, किसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होगा, सही है। अगला बच्चों,
अगला केस है बीटी स्पोर। अरे वही बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया के स्पोर, बीटी स्पोर। बच्चों ये जो बीटी स्पोर है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया के स्पोर आते हैं मार्केट में, शैशे के फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में। तो पाउच में जो है इस बैक्टीरिया के स्पोर आते हैं। याद है इन स्पोर के अंदर भी क्राई प्रोटीन होगा, क्राई प्रोटीन होगा। तो सुनिए मामला क्या है, ये जो बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा होते हैं ना, बटरफ्लाई के कैटरपिलर जो लार्वा होते हैं, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं, ये अटैक करते हैं किनको? ब्रासिका प्लांट को। ब्रासिका में आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। तो किसको अटैक करते हैं? ब्रासिका प्लांट्स को, ब्रासिका प्लांट को अटैक करते हैं। और फ्रूट ट्रीज को, किसको? फ्रूट ट्रीज को। ये दोनों को अटैक करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा। ऐसा करो, मार्केट से बीटी स्पोर ले आओ, पानी में घोल बनाओ, पानी में घोल बनाओ और छिड़क दो इनमें। तो जब बटरफ्लाई कैटरपिलर इनकी पत्तियों को खाएगा तो स्पोर अंदर गया, स्पोर के साथ क्राई प्रोटीन भी गया। जब इनके गट में क्राई प्रोटीन पहुंचेगा तो ये मर जाएंगे। तो लो बीटी स्पोर, देखो कॉमर्शियल लेवल पर यूज होने वाला, कॉमर्शियल लेवल पर यूज होने वाला पहला बायोपेस्टिसाइड, पहला बायोपेस्टिसाइड ये है। सही है, ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, ये इसको अटैक करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए बीटी स्पोर यूज होता है। सही है। वल्नरेबल मतलब संवेदनशील, जहां पर चांस ज्यादा है अटैक करने के। सैसे मतलब पाउच यार, पाउच में आता है ना, शैम्पू आता है, और वो जुबा केसरी वाले लोग हैं ना, वो ड्राई मतलब सूखा। और वो वाले तो पहले ही बता चुका हूं मैं, क्या नाम है कि जिन्हें पेस्ट कह रहे हैं उनको खत्म करना पॉसिबल भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है। खत्म क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पड़ोसी के खेत से आ जाएंगे वो वापस, है कि नहीं? और डिजायरेबल भी नहीं है, नहीं तो फिर वो ये आपके जो डिजायरेबल जो पॉलिनेटर इंसेक्ट है वो भी बेचारे मर जाएंगे। सैसे मतलब पाउच, अभी तो बताया रे, और ड्राइड मतलब सूखा। टेस्ट का सिलेबस कल से, पिछली क्लास से बता रहा हूं बच्चे, बायोटेक का दोनों चैप्टर, माइक्रोब्स और फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट जितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है, 3 हो गए बच्चों। चौथा है बच्चों ट्राइक। और एक चीज और, अपन ये करते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से तो आजकल याद है हम बीटीजी नहीं डाल देते हैं प्लांट में, तो प्लांट खुद ही क्राई प्रोटीन बनाता है, प्लांट खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है कि नहीं? चौथा है बच्चों बायोपेस्टिसाइड में ट्राइकोडर्मा। ये जो ट्राइकोडर्मा है ना बच्चों, ट्राइकोडर्मा ये फ्री लिविंग फंजाई है। इसमें एनसीईआरटी ने 2 लाइन लिखी है, फ्री लिविंग फंजाई है। कहां मिलेगा? रूट इकोसिस्टम, मतलब कहां मिलेगा? रूट के आसपास। कहां मिलेगा? रूट के आसपास। और ये कई प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, इसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। ढेर सारे प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का भी यूज किया जाता है। सही है। 4 हो गए बच्चों। 5वां और आखिरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगला है बैकुलोवायरस। ये जो बैकुलोवायरसेस होते हैं बच्चों, ये अटैक करते हैं इंसेक्ट को और दूसरे आर्थ्रोपॉड्स को, इंसेक्ट को और दूसरे आर्थ्रोपॉड्स को अटैक करते हैं।
और ये जीनस जिस जीनस से बिलोंग करते हैं वो जीनस क्या होता है भाई? न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, पता है बच्चों? हाँ, एनपीवी वही है। जो एग्जाम्पल बताए हैं वो याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं। इस पार्ट से इंपॉर्टेंट यही है, किसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है। ठीक है, अब आगे सुनो जरा। बैकुलोवायरस, बैकुलोवायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं बच्चों, मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज को मारते हैं। ये इंसेक्ट को मारेंगे लेकिन पर्टिकुलर स्पीसीज को मारेंगे। सही है। दूसरा, ये नैरो स्पेक्ट्रम वाले हैं। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट को मारने के काम आते हैं। बात रही सर स्पीसीज स्पेसिफिक, तो हमें समझ में आ गया, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को मारते हैं। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम मतलब लेस टाइप ऑफ इंसेक्ट को मारते हैं, मतलब कम तरह के इंसेक्ट को मारते हैं, और जिसे मारते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज को मारते हैं। सही है। और बच्चों, बैकुलोवायरस का यूज बेनिफिशियल है। क्या बेनिफिशियल है इनका यूज? किस मामले में? जब, ध्यान से देखना, ये आखिरी की 2 लाइन भारी है। इनका यूज यूजफुल है कब? राहुल बोल रहा है कभी जवाहर नगर आओ, चाय पिलाऊंगा। ठीक है भाई, आ जाएंगे, कभी बुलाना, आ जाएंगे। लेकिन अभी बात यह है, अभिषेक बोल रहा है एक एक लाइन बता रहे हो, मिस्टेक नहीं हो रहा? देख बच्चे, 2005 से पढ़ा रहा हूं यार, तब क्या ही गलती होगी। हाँ, जुबान फिसल के कुछ निकल जाए वो अलग बात है। ठीक है, अच्छा चलिए आइए। देखो बच्चों, आखिरी की 2 लाइन पर ध्यान देना। हाँ, लिखा है कि इनका यूज डिजायरेबल है कब? जब हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को बचा रहे हो। कब बचाएंगे? जब हम आईपीएम कर रहे हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी वालों के लिए समाकलित पीड़क प्रबंधन। क्या कर रहे हो? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तब इनका यूज अच्छा है। और दूसरा देखो कब अच्छा है, जब हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे हो। क्या? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे हो। सही है। क्या बोल रहा हूं? जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे हो। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब समझते हो बच्चे? एरिया पुअर इन डाइवर्सिटी, लिख लेना हिंदी में। क्या? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब लिख दो एरिया पुअर इन डाइवर्सिटी। देखो ना यार, मैंने एक एरिया जहां कम टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है। कम तरह के ऑर्गेनिज्म है, वो एरिया वैसे भी स्टेबल नहीं है। अगर मैं ऐसा कोई छोड़ दूं जो कई तरह के ऑर्गेनिज्म को मार देगा, तो वो तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा छोड़ो ना, जो नुकसान पहुंचा रहा है डायरेक्ट उसी को हिट करे और किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो ये है, किसी और को कोई नुकसान पहुंचाता ही नहीं है, ना प्लांट को, ना एनिमल मैमल्स को, ना बर्ड्स को, ना फिश को, कोई नॉन टारगेट। अरे इंसेक्ट भी है और अगर इसका टारगेट नहीं है तो उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सही है। तो एरिया जहां बहुत कम टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वहां की डाइवर्सिटी पहले से कम है, वहां की डाइवर्सिटी पहले से कम है। अगर वहां ऐसा कोई छोड़ दिया जाए जो कई तरह के ऑर्गेनिज्म को मारेगा, तो वहां के तो डाइवर्सिटी और कम हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मतलब एरिया पुअर इन डाइवर्सिटी, जहां कम तरह के ऑर्गेनिज्म हो, वहां ये यूज करो।
जो नुकसान पहुंचा रहा है उसी को ये अटैक करेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर आपने बोला वो तो ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट करता है, लेकिन सर आपने बोला आईपीएम में भी मदद करता है। हां, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब वो क्या है बताता हूं। देखो बच्चों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आईपीएम, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, समझाया नहीं है। हिंदी में कहते हैं समाकलित पीड़क प्रबंधन। तो समझो बच्चों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या करते हैं? तरह तरह के मेथड, आईपीएम तरह तरह के मेथड की मदद से, मतलब एक मेथड नहीं, कई तरह के मेथड यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कई सारे मेथड जोड़ के लगाते हैं ताकि पेस्ट कंट्रोल हो जाए। जैसे पहला क्या कर सकते हो, जैसा किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहे, ये नेचुरल है भाई, नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, उनकी प्रॉपर्टी है ऐसा करना। अब सुनो, कोई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है ढेर सारे मेथड। देखो ना मैं लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेथड, ढेर सारे मेथड जोड़ दो, किस लिए? टू कंट्रोल पेस्ट। ढेर सारे मेथड जोड़ दो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आप क्या क्या करोगे? इसमें आप क्या क्या करोगे? जैसे कि क्या कर सकते हो, जो पौधे ना जिनको इंसेक्ट ने बहुत ज्यादा डैमेज कर रखा है, बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रखा है ना, उन पौधों को आपको खेत से उखाड़ के फेंक देना है, जला देना है, तो कुछ इंसेक्ट कम हो गए। क्या बोला? पहला क्या करोगे? इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा? पहला मैं बोल रहा हूं रिमूवल ऑफ हाईली इन्फेक्टेड या डैमेज्ड प्लांट्स। जो ज्यादा डैमेज्ड है, हाईली इन्फेक्टेड या डैमेज्ड प्लांट्स को खेत से हटा दो, जला दो इनको खेत से उखाड़ के, तो कुछ इंसेक्ट कम हो गए। फिर ऐसा करो ना कि वो बैकुलोवायरस जैसा टारगेट स्पीसीज बायोपेस्टिसाइड छोड़ दो। ओ भाई, हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे पाए जाते हैं नेचर में, इनका खुद का नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करूं? दूसरा तरीका ये है कि यूज करो स्पीसीज स्पेसिफिक और टारगेट स्पेसिफिक बायोपेस्टिसाइड। स्पीसीज स्पेसिफिक और टारगेट स्पेसिफिक, मतलब जो नुकसान पहुंचा रहे हैं फसल को, केवल उसी को मारे। अरे बैकुलोवायरस यूज कर लो ना यार, क्या? लाइक बैकुलोवायरस यूज कर लो, सही है। और क्या कर सकता हूं? और क्या कर सकता हूं? सुन लो, हां, क्रॉप रोटेशन करा दो ना यार। एक बार गेहूं उगाया, एक बार चना मटर उगा दिया, तो जो पेस्ट की लाइफ साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाएगी, है कि नहीं? एक बार कोई और फसल उगा दो, अगली बार कोई और उगा दो, तो पेस्ट की जो लाइफ साइकिल चल रही थी डिसरप्ट हो जाएगी, है ना? क्रॉप रोटेशन, ताकि उसकी जो कंटिन्यूटी है लाइफ साइकिल की वो खराब हो जाए। क्रॉप रोटेशन टू डिसरप्ट द लाइफ साइकिल, ऑफ पेस्ट। सही है, ऐसा करो ना यार, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी उगा लो। हाँ, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी उगा दो, तो पेस्ट आएगा भी तो मर जाएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की खेती करो तो पेस्ट को तो हमारा फसल खुद ही मार देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, सब कुछ करके देख लिया बच्चों। पेस्ट अंतिम
रास्ता बचता है केमिकल। देखो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम पेस्ट यूज करना पसंद बिल्कुल नहीं करते, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना बिल्कुल नहीं पसंद करते। लेकिन सब कुछ करके देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अंत में यूज करेंगे बच्चों ऐसा केमिकल पेस्टिसाइड जो पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारता हो, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हो, उनको कम नुकसान पहुंचाता हो, जो इनका टारगेट ना हो उनको कम नुकसान पहुंचाता हो। तो क्या बोल रहा हूं, अंत में यूज करेंगे, एट लास्ट, आखिरी सलाह है ये, एट लास्ट यूज ऑफ सेलेक्टिव वीडीसाइड। ऐसे वीडीसाइड, सॉरी, सेलेक्टिव केमिकल पेस्टिसाइड यूज करो, ऐसे स्पेसिफिक केमिकल पेस्टिसाइड यूज करो, पेस्टिसाइड, सही है, दैट कॉज लेस हार्म, कम नुकसान पहुंचाएं, किसको, हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट को, क्रॉप के बेनिफिशियल इंसेक्ट को कम नुकसान पहुंचाए, एंड टारगेट नॉन टारगेट इंसेक्ट को या नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को। तो आईपीएम में यही है, मल्टीपल मेथड करके पेस्ट कंट्रोल करना। इसमें क्या क्या आएगा, जो बहुत ज्यादा डैमेज प्लांट है उसको खेत से उखाड़ो, जला दो, कुछ इंसेक्ट कम हो गए। फिर बैकुलोवायरस जैसा कोई स्पेसिफिक यूज कर लो, जो नुकसान पहुंचा रहा है उसी को नुकसान पहुंचाए और किसी को कुछ ना करे। क्रॉप रोटेशन कर दो, एक बार गेहूं उगा लिया, एक बार चना उगा लिया, अलग अलग खेती कर लो। इससे क्या होगा, पेस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप लगा दो, ताकि पेस्ट को हमारा पौधा खुद मार देगा, सही है। और सब कुछ करके देख लिया, पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अंत में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेलेक्टिव केमिकल पेस्टिसाइड, जो हमारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना पहुंचाए, सही है, बेनिफिशियल इंसेक्ट को या बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचाए, सही है। तो बैकुलोवायरस स्पीसीज स्पेसिफिक है ना भाई, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को मारेगा, ठीक है जी। तो देखो, इस चैप्टर में 3 चीजें बची हैं, याद करने का एक ही टॉपिक बचा है, बायो फर्टिलाइजर, वो कराऊंगा आते ही। फिर समझने वाले 2 बड़े टॉपिक हैं, भारी टॉपिक है, एक बायोगैस प्रोडक्शन, एक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, थैंक यू।